मेरी चली गई थी तो। अभी ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं सीधा हम अपने विषय को। कौन कौन है एक बार आप नाम लिख दें कमेंट में, मैं भी पढ़ लूं उनके, जो अभी लाइव में क्लास में। सिम्मी सैनिक जी, और कौन है, अपना नाम लिख दें कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे। मैं फिर लास्ट में कुछ प्रश्न भी दूंगा और देखेंगे कि आपको कितनी संधि समझ में आई। और आप लोग भी कोई प्रश्न अगर संधि से जुड़ा हुआ है तो वो कर सकते हैं, डाल सकते हैं हमारे इस कमेंट बॉक्स में। तो होते तो संधि प्रकरण, संधि कहते किसे हैं? तो संधि परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात दो वर्णों के अत्यंत समीपता होती है, वह उसको ही संधि कहते हैं, उसको संहिता कहते हैं। जहां पर दो वर्ण आपस में मिल सकते हैं, ऐसी जगह, ऐसे स्थान को संहिता कहते हैं। और जिस वर्ण की एक बार, जिस शब्द, जिन अक्षरों की, जिन वर्णों की संहिता संज्ञा हो जाती है, फिर उनमें संधि होती है। और संधि के लिए फिर संधि विधायक जो सूत्र हैं उनके द्वारा उनमें संधि होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर देव और आलय, ये दो अक्षर हैं। देव और आलय दो शब्द हैं। देव में व के अंत में व दो अक्षरों से मिला है। जैसे आपने वर्ण विच्छेद मैंने कहा आपको अलग करना है, यानी स्वर और व्यंजन अलग अलग करके हमें देखना है जब हम संधि का कर रहे हैं। तो देव यहाँ पर व और आ दो अक्षरों से मिलकर बना है, यानी सबसे अंतिम वर्ण जो है वो आ है। और इसी तरह आलय में सबसे प्रथम वर्ण जो है आ है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों की संहिता संज्ञा होगी, क्योंकि ये दोनों अत्यंत समीप हैं। तो जो दो अत्यंत समीप होंगे उनके उनकी संहिता संज्ञा होगी, और संहिता संज्ञा होने के बाद फिर उनमें संधि होगी। तो इसका एक सूत्र है, ध्यान रखेंगे, परः सन्निकर्षः संहिता। सीटेट के लिए जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि संहिता संज्ञा किस, अगर आपकी भाषा एक है संस्कृत, तो वहां पर ये पूछ सकते हैं कि संहिता संहिता संज्ञा वाले सूत्र किस सूत्र से संहिता संज्ञा होती है। तो वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं, परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र से। दो वर्णों के परस्पर मेल में जो उनमें परिवर्तन होता है या जो विकार होता है उसको संधि कहते हैं। तो चलते हैं, जैसे यहाँ पर देव और आलय ये दो शब्द आए, और इसमें हमने पूर्व शब्द, पूर्व, इसको बच्चों संस्कृत में शब्द नहीं पद कहते हैं, क्योंकि इनमें विसर्ग, इसमें प्रत्यय आदि लगे हुए हैं, तो इसलिए इनको हम पद बोलेंगे। तो जो पूर्व पद है, पूर्व पद अर्थात पहले वाला पद, उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद। तो जो दोनों पदों, पूर्व पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद का प्रथम अक्षर, इन दोनों के बीच में संधि होती है। इन दोनों की संहिता संज्ञा होगी परासन्निकर्षः संहिता सूत्र से, और फिर इसमें इनमें संधि होगी। तो यहां पर कौन सी संधि लगेगी? अ और अ मिले तो अकह सवर्णे दीर्घा से यहां पर दीर्घ संधि होगी। फिर हम आगे आते हैं, अगला सूत्र, फिर अगला है जैसे विद्या आलय, मिल करके इसमें य का आ मिला, और उत्तर पद आलय का प्रथम वर्ण आ मिल गया, तो ये दोनों मिलकर के विद्यालय बन गया। फिर इसी तरह व्यंजन संधि भी होती है, जिसमें रामस का सा मिला और शेते का शा मिला, तो दोनों मिलकर के बन गया रामस सेते। इन सभी उदाहरणों में पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के पहले वर्ण का मेल करने पर जो परिवर्तन हुआ है उसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है मित्रों, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर संधि के कितने प्रकार होते हैं, इसका बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि अर्थात जिसमें पूर्व पद का अंतिम अक्षर
और उत्तर पद का प्रथम अक्षर, ये दोनों स्वर होते हैं। यानी जहां पर दोनों संहिता अक्षर, दोनों संहिता वर्ण स्वर होते हैं, वहां पर स्वर संधि होती है। और जहां पर उन दोनों में से दोनों या एक व्यंजन होगा, वहां पर व्यंजन संधि होगी। और जहां पर पूर्व पद के अंतिम अक्षर में विसर्ग लगा होगा, वहां पर विसर्ग संधि होती है। तो ऐसा करता हूं आप समझ गए संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आज का हमारा विषय है स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होती है? जब दो परस्पर स्वरों का आपस में मेल होता है, तब वहां पर स्वर संधि होती है। जैसा कि पहले बताया, अगर वहां पर व्यंजन आता है दोनों स्वरों, दोनों अक्षरों में यदि कोई एक अक्षर व्यंजन है, तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। और अगर उसमें एक जो जिनके बीच में संहिता होने, जिनके बीच में संधि होने, वो दोनों वर्ण अगर उनमें कोई एक विसर्ग है, तो विसर्ग संधि होगी। तो यहां पर जहां पर दोनों स्वर हैं, स्वरों को एक और ध्यान देंगे, संधि में स्वरों को अच कहा जाता है। अच मतलब स्वर, ठीक। तो और स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। स्वर को मैं एक बार लिख भी देता हूं। हल संधि, हल संधि, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको कहते हैं अच संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। इसका एक अलग वीडियो है, माहेश्वर सूत्र, उसको देखिएगा तो आप वहां पर पता चल जाएगा कि हल क्या होता है, अच क्या होता है, प्रत्याहार क्या होते हैं। इनको डिटेल में वहां पर समझाया गया है। फिलहाल आप इतना जान रखिए कि जो स्वर होते हैं उनको स्वरों को अच कहा जाता है, और इस तरह से यहाँ पर ये जो स्वर संधि हुई उसको भी हम अच संधि कहेंगे। अच संधि, और विसर्ग को विसर्ग संधि कहते हैं। और दोस्तों, मैं आपके कमेंट भी देख रहा हूं, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो आप कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे। सिमी जी, आप प्लीज थोड़ा अपना क्वेश्चन डिस्क्राइब करिए कि क्या है। एक बार और समझा दें। मैं दोबारा बता देता हूँ क्या है। दो वर्णों के बीच में जब अत्यंत समीपता होती है, उसको संहिता कहते हैं, उसको संधि कहते हैं। संधि और संहिता दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे यहाँ पर देव और आलय दो शब्द हैं, शब्द को संस्कृत में पद कहते हैं। तो यहाँ पर दो पद हैं, तो पूर्व पद अर्थात पहले वाला पद उसका अंतिम अक्षर, और उत्तर पद है उसका पहला अक्षर यानी प्रथम वर्ण। तो इसका अंतिम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण, यानी देव का आ और आलय का आ, ये दोनों की संहिता संज्ञा हो गई। इन दोनों को संहिता कहा जाएगा, ये दोनों संहिता वर्ण हो गए। और संहिता वर्णों के बीच में संधि होगी, और संधि के लिए अलग अलग नियम आएंगे और अलग अलग विधि आएंगे। तो इस तरह इनमें संधि हो, जैसे देव और आलय में संधि होगी, तो व का आ और आ का आ, इन दोनों में कोई परिवर्तन, इन दोनों के स्थान पर कोई एक अपने आप कोई एक परिवर्तन आएगा, कोई एक विकार आएगा या आदेश आएगा, और उसमें परिवर्तन होकर के अगला शब्द बन जाएगा, दोनों को मिला देगा। जो देव और आलय मिलकर देवालय बन गया। विद्या का आ और आलय का आ, ये दोनों मिलकर विद्यालय बन गया, रामस्य ते बना। इसी तरह से
ये होता है। अब संधि कितने प्रकार की होती है ये विषय है, तो संधि होती है 3 प्रकार की, जहां पर दोनों पद जो है, जिनके दोनों पदों के अंतिम अक्षर और प्रथम वर्ण, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण जिनके बीच में संधि होनी है, संहिता अक्षर, यदि वे दोनों स्वर हैं तो उसे स्वर संधि या अच संधि कहेंगे। और अगर उन दोनों में से कोई एक व्यंजन है, जैसे आपने यहाँ पे देखा रामस सेते, यहाँ पर एक तरफ व्यंजन है और दूसरी तरफ भी व्यंजन है, इसका पहला अक्षर भी व्यंजन है, इसका अंतिम अक्षर भी व्यंजन है, तो ये व्यंजन संधि हो गई। अगर इनमें एक भी व्यंजन होगा तो भी ये व्यंजन संधि हो जाती है। और इस तरह अगर इनमें ये दोनों स्वर हैं तो ये स्वर संधि है। इसी तरह अगर इनमें कोई एक विसर्ग होता तो ये विसर्ग संधि हो जाती। पर आज हम अभी इस विषय में, क्योंकि सबसे ज्यादा संधियां जो पूछी जाती हैं वो स्वर संधि से ही पूछी जाती हैं, तो स्वर संधि ही अभी हम करेंगे पहले। अब आते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है बता दिया आपको। अच संधि कहते हैं स्वर संधि को, और आज हम पढ़ रहे हैं अच संधि। फिर अच संधि के बाद हम आते हैं अगला, अगला विषय हमारा ये स्वर संधि को हम देखते हैं कि क्या है। जब दो दो परस्पर स्वरों का आपस में मेल होता है तब वहां पर स्वर संधि होती है। जैसे रमा और ईस ये मिल गए, रमा का आ मिलेगा अंतिम, और ईस का ई मिलेगा, तो ये दोनों मिलकर के रमेश बन गए। ठीक है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये अलग अलग स्वर हैं। फिर इसी तरह कठ में अंतिम वर्ण क्या है, अगर आप देखेंगे कठ में अंतिम वर्ण है तो अंतिम वर्ण इसमें आ है। और इसी तरह उपनिषद में प्रथम वर्ण क्या है, तो प्रथम वर्ण उ है। तो इन दोनों के बीच में जब संधि हुई तो वो ओ बन जाएगा। आ और उ की संधि होगी तो ओ बन जाएगा। और आप देखेंगे तो अगर ठा में हलन लगाएं, ओ लगाएंगे और फिर पनिषद, तो इस तरह ये कठोपनिषद बन जाएगा। आशा करते हैं समझ गए। अगर नहीं समझ में आए तो इसको बताएं, मैं डिटेल में करके दिखाऊंगा। एक बार मैं कर देता हूं, जैसे मैं रमा ईस वाला ही करता हूं। तो हमने लिया रमा लिखा, इसका मैं 3 स्टेप में कर देता हूँ रमा ईस का। तो पहले स्टेप में ये लिखा हुआ है रमा, तो ये नहीं बल्कि मैं रमा का, रमा का अंतिम अक्षर जो है मा जमा आ, यही है। अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और इसी तरह ईस में, तो ईस में तो आपको क्लियर दिख रहा है कि पहला अक्षर जो है वो ई है, तो इसलिए इसको हम डिटेल यहां नहीं करेंगे। ईस, तो अब जो इसका अंतिम वर्ण है, रमा का जो अंतिम वर्ण है वो आ है, यानी आ और ई की, इन दोनों की संहिता संज्ञा हो गई है और इन दोनों के बीच में संधि होगी। अब इन दोनों की संधि के करनी है, तो इन दोनों की संधि के लिए एक सूत्र आया हुआ है, तो गुण संधि के लिए आद गुणः, तो वहां से हम आद गुण से यहाँ पर नियम लेकर के और इसको संधि करेंगे। और ये आ और ई मिलकर के ए बनता है, वहां पर हमें बताया गया, उस संधि में हमें बताया गया कि जहां पर दीर्घ आ या ह्रस्व आ मिलेंगे ई से, वहां पर ए बन जाएंगे दोनों मिलकर के। तो ये दोनों मिलकर के ए बन गए और ये गुण संधि हो गए। और इस तरह अब देखेंगे फिर रम में, यहाँ पे बचा रम और इधर बच गया शाह, शाह बच गया इधर। ठीक है, तो अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो क्या क्या हो गया, रम, आ और ई मिलके बन गया ए, तो रम जमा ए, और उसके बाद क्या बच गया, ई निकलने के बाद इसमें शह बच गया, तो हम इधर लिख देंगे शह। अब फिर इनको एक साथ लिख देंगे अगर हम, तो वो रमेश लिख जाएगा अपने आप।
आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से इनमें संधि होती है। इस तरह कठ में देखेंगे तो अंतिम जो ठा है, अगर आप इसका कठ का वर्ण विच्छेद करेंगे, एक बार मैं कठ का वर्ण विच्छेद करता हूं यहां पर, तो आप लिखेंगे का हलंत आ, ठीक है, स्वर में हलंत नहीं लगता है। फिर आप लिखेंगे ठा, तो ठा में से अ अलग करना है हमें, तो हलंत लगा देंगे, ठा आधा हो जाएगा, और प्लस में आ, आ, तो ये हो गया कठ। अब कठ में अंतिम वर्ण हमें उठाना है, तो इसका अंतिम वर्ण हो गया आ, यानी इसका आ, और जो उत्तर पद है, उत्तर मतलब होता है बाद, बस पीछे वाला, तो जो उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण हम उठाएंगे, इसका उठाइए उ, तो आ और उ मिलकर के बन जाएगा ओ। आ और उ मिलके ओ कैसे बना, ये आपको अभी बताएंगे, उस पर अभी आप जोर मत दीजिए, बस किन वर्णों के बीच में संधि होती है, अंतिम वर्ण क्या है इस पर ध्यान दीजिए, अंतिम वर्ण क्या है, पूर्व वर्ण क्या है, और अंतिम पद क्या है, उत्तर पद क्या है, पूर्व पद क्या है, इस पर ध्यान दीजिए फिलहाल। तो यहां से हम फ्री होते हैं, ये क्लियर हो गया आगे। कठ उपनिषद महा और इंद्र में अंतिम अक्षर, पूर्व पद जो महा है इसका अंतिम अक्षर होगा दीर्घ आ, और इसमें इंद्र में ह्रस्व ई है, तो इन दोनों में मिलकर संधि होगी। अब अगला विषय है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो पूछे जाते हैं वो 5 ही होते हैं, क्योंकि बाकी 3 ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और उनमें कोई विशेष परिवर्तन भी नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ही सामान्य है। किसी दिन वीडियो में मैं उसको जरूर बताऊंगा। अभी आज केवल हम ये जो 5 महत्वपूर्ण है उसको ही कवर करेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, इनको याद कर लें। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, ये 5 ही विशेष तौर पर पूछे जाते हैं सभी जगह, तो इनको ना भूलेंगे। ये स्वर संधि के भेद हैं। अच्छा, कभी भी संधि के भेद और स्वर संधि के भेद में कंफ्यूज मत होइए। जैसे बहुत से बच्चों से अक्सर पूछता हूँ संधि कितने प्रकार की होती है, वो जवाब देते हैं संधि 5 प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है, और वो दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि ये सब बोलते जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। दीर्घ ये स्वर संधि के भेद हैं, और संधि 3 ही प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर हम आते हैं अगला, व्यंजन संधि क्या होती है, थोड़ा सा उसका परिचय एक बार अवश्य दे देते हैं। यहां पर हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे नहीं, केवल उसका परिचय दे रहे हैं। जब दो परस्पर व्यंजनों का अथवा व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है, एक एक स्वर हो, एक व्यंजन हो, या दोनों व्यंजन हो, तब वहां पर व्यंजन संधि होती है। जैसे दिख गज, अब इसमें पूर्व पद का अंतिम अक्षर क है और हलंत है इसमें, यानी कि स्वर नहीं है इसमें, और गज का पूर्व उत्तर पद का जो पूर्व वर्ण है या पहला वर्ण है, प्रथम वर्ण है, ये गा है, तो का और गा के बीच में संधि होके इस तरह से कुछ बनेगा और इसको विसर्ग संधि कहेंगे। इसी तरह तत्लीन में त और ल में है, यानी यहाँ भी कोई स्वर नहीं है, क और आ। अब यहाँ पर देखिए अंतिम अक्षर का है, व्यंजन है, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो है वो आ है, तो क और आ के बीच में यहाँ पर संधि हुई है, एक तरफ व्यंजन है एक तरफ स्वर है, लेकिन फिर भी एक भी व्यंजन आ गया तो हम इसको व्यंजन संधि बोलेंगे, इसको स्वर संधि नहीं बोलेंगे। फिर इसके बाद अगला विसर्ग संधि क्या है, इसका भी एक बार परिचय दिया जा रहा है हल्का सा। तीसरा एक और है विसर्ग संधि, जब विसर्ग के साथ व्यंजन का अथवा स्वर का परस्पर मेल होता है तब वहां विसर्ग संधि होती है। यानी यहां पर देखेंगे एक तरफ विसर्ग है, उसके बाद भले स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है, कुछ भी हो, एक तरफ अगर व्यंजन है तो उसको व्यंजन संधि कहेंगे। रामः सेते, रामस्येते बनेगा, रामः अवदत्, रामो अवदत् बनेगा। यहाँ पे बच्चों अवग्रह का एक निशान होगा, मैं लगा देता हूं।
रामो अवदत्, और निश्चल, निसंदेह का निस्संदेह बनेगा। ये कैसे होगा, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, और इसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा ये। फिर इसके बाद अब हम स्वर संधि पर विशेष रूप पर तौर पर चलते हैं, और इसका पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब कोई चीज जो बड़ी होती है उसको दीर्घ कहते हैं। और स्वरों के मामले में स्वर को तीन भाग में बांटा गया है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, बहुत ही छोटा समय लगता है, आधे सेकंड के बराबर का समय लगता है, उसको हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व शब्द यहाँ देख लीजिए, ये ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ये इमली, अनार और उल्लू, इसमें जो पहला अक्षर आए हैं ये सारे ह्रस्व स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वर उनको कहते हैं या एक मात्रिक स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, जो लगभग आधे सेकंड का होता है। फिर इसके अलावा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ये स्वर हुए, इनके उच्चारण में एक से ज्यादा मात्रा का समय, एक मात्रा से ज्यादा का समय लगता है, इसलिए इनको एक दो द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर भी कहते हैं। फिर इसके अलावा और भी स्वर होते हैं, जैसे जिनके उच्चारण में बहुत ज्यादा समय, जैसे हम कोई उच्चारण करें जोर बहुत लंबा, ओम, तो यहाँ पर दीर्घ तो नहीं हुआ, ये तो दो मात्रा से ज्यादा का समय लग गया। तो जो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा लंबा दीर्घ बोलेंगे, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो अब हम आते हैं दीर्घ संधि। अब यहाँ पर दीर्घ संधि होनी है, नहीं, जो संधि होने के बाद, विकार होने के बाद जो परिवर्तन आएगा वो दीर्घ आएगा, उसका फल दीर्घ आएगा, इसलिए यहां पर हम इसे दीर्घ संधि नाम दे रहे हैं। तो दीर्घ संधि का एक सूत्र है, इतना ध्यान रखेंगे, अकः सवर्णे दीर्घः। इसके डिटेल अभी आपको, आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए डिटेल में हम नहीं जा रहे। अकः सवर्णे दीर्घः, अक जो है वो सवर्ण में दीर्घ होते हैं। अक क्या होता है, आ, ई, उ, री, ये चार वर्ण जो होते हैं इनको अक कहा जाता है। आ, ई, उ, री, तो ये चार वर्ण अक होते हैं। और ये जब सवर्ण होंगे, यानी जब ये दो बार आ रहे होंगे, इनका इनका ये या इनका सवर्ण, यानी छोटा या बड़ा हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अगर उच्चारण स्थान एक है तो ये इसके सवर्ण कहलाएंगे। तो ऐसे अ का आ और अ, ये दोनों सवर्ण हो गए। ई का, बड़ी ई है तो वो भी सवर्ण हो जाएगी। इस तरह उ का उ, री का री, री जो ऋषि वाला होता है उसको री बोलते हैं। मूर्धा स्थान से, मूर्धा हमको हमारी जिह्वा स्पर्श करने का प्रयास करती है, इसलिए उसको मूर्धन्य, उसको ऋषि रा कहते हैं, री कहते हैं। तो बच्चों, जब ह्रस्व स्वर का ह्रस्व स्वर से या ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर से या दीर्घ स्वर का दीर्घ स्वर से मेल होता है, तब वहां पर दीर्घ स्वर बनेगा और उसी को दीर्घ संधि कहते हैं। ऐसे इस प्रकार दीर्घ संधि होती है। इसको अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बालिका और बाली तीनों को याद कैसे करें। आप शायद शब्द रूप के बारे में पूछ रहे हैं कि बालक बालिका का शब्द रूप याद कैसे करें। शब्द रूप के लिए एक दिन अलग से क्लास लेंगे, तब आपको बताएंगे शब्द रूप कैसे याद करना है। आज हम संधि पर केंद्रित रहेंगे। अ और आ, अब यहां पर देखिए, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, ये दोनों मिले दीर्घ आ बन गया। फिर देखिए, ह्रस्व आ दीर्घ आ से मिला तो भी दीर्घ आ बनेगा। दीर्घ आ ह्रस्व आ से मिला तो भी दीर्घ आ। दीर्घ आ दीर्घ आ से बना मिला तब भी दीर्घ आ। और ह्रस्व ई बड़ी मिलकर भी दीर्घ ई। ह्रस्व ई दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई। दीर्घ ई ह्रस्व ई दीर्घ ई, यानी इनमें अगर दोनों ही ह्रस्व होंगे तब भी दीर्घ बनेगा, दोनों ही दीर्घ होंगे तब भी दीर्घ बनेगा, एक दीर्घ एक ह्रस्व तब भी दीर्घ बनेगा,
और एक ह्रस्व एक दीर्घ, तब भी ये ह्रस्व ही, तब भी दीर्घ ही बनेगा, यानी जो संधि होगी वो दीर्घ में ही होगी, इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि रखा गया है। तो इसमें क्या होगा ये समझ गए होंगे आप। जब अ ई उ री, ये चार वर्ण, इन चारों वर्णों को ध्यान रखिएगा, अ ई उ और री, ये चार वर्ण, री ये होता है बच्चों, ये भी दीर्घ री, री में दीर्घ और ह्रस्व देख लीजिए कैसे होता है। अगर मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा दूं बच्चों, जब ये री री की जब रचना करते हैं तो जब री बनाते हैं, अगर तो इस तरह से करते हैं, इस तरह करेंगे तो ये ह्रस्व री हुआ, छोटा री, और इसी में एक और बना होता है तो ये दीर्घ री हो जाता है। तो ये दीर्घ री हो जाता है, इस तरह से दीर्घ री होता है। तो दीर्घ री और दीर्घ री यहाँ मिले हुए हैं और ये दोनों मिलकर के दीर्घ री बना है। इसी तरह ह्रस्व री या ह्रस्व या दीर्घ री मिलकर के भी अगर मिलते तो वहां भी दीर्घ री ही बनता। फिर अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, अ, इसको हटा। हम्म, एक सेकंड, तो बच्चों अब हम आते हैं, जैसे यहाँ पर धन, ये धन में ये नहीं होगा, हलंत नहीं होगा, यहाँ पर ये गलती से आ गया है। धन और अर्थी, धन का आ और अर्थी का ये दोनों मिले तो ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलकर के दीर्घ आ बनेंगे। फिर इसी तरह सुख और अंत में भी ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलकर के ह्रस्व आ मिलकर दीर्घ आ बना। फिर इसे त्रिपुर और अरि में ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिले तो दीर्घ आ बन गया और यह बन गया त्रिपुरारी। एक अक्षर एक अक्षर, पुर अरिहि पुरारिहि, परम अर्थ परमार्थ। तो बच्चों इसको एक बार अवश्य अच्छे से ध्यान कर लीजिए, और अगर कोई बात नहीं समझ में आती इसमें से, कोई और डाउट खड़ा होता है तो आप जरूर उसको प्रश्न करिएगा। फिर इसके बाद इसके बाद आते हैं, सॉरी, मैं कर्सर कहाँ से वापस आएगा, चलिए देखते हैं भी आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा पूरा, इस और भी देख लिए, सस अंक शशांक धर्म अर्थ धर्मार्थ तत्र आदि तत्रादि ही, और परम अंश परमांश, और सूर्य अस्त सूर्यास्त सूर्यांश, ममापि विद्यालये धनागम सुखांत
सुख अंत सुखांत, दया आनंद दयानंद, धर्म अर्थ धर्मार्थ। ठीक है, ये बहुत ही विस्तृत, हर जगह ये संधि आती है। अगर ये आपको अच्छे से आती है तो कहीं भी अगर समास हो रखा है, दो शब्द एक साथ मिले हुए हैं, तो आप उनको सरलता से अलग कर लेंगे, और अलग कर लेंगे तो उनका अर्थ भी आप आराम से निकाल लेंगे। तो इसलिए संधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर बच्चों इसके बाद अगला हमारी अगली संधि शुरू हो जाती है। इसको एक बार और देखें, ह्रस्व आ का दीर्घ आ से मेल इस तरह से होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। शिव आलय शिवालय, सचिव आलय सचिवालय, कार्य आलय कार्यालय। यहाँ पर ह्रस्व आ पूर्व अक्षर का, पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर ह्रस्व आ है, और अंतिम अक्षर यानी बाद वाले अक्षर अंतिम अक्षर या उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो है वो दीर्घ है। तो यहाँ पर इस तरह से की गई है। ओके, देन कार्यालय कार्यालय। फिर इसका नेक्स्ट है दीर्घ आ का ह्रस्व आ से मेल। तो यहां पर देखेंगे दीर्घ आ का ह्रस्व आ से मेल हो रहा है। तो परीक्षार्थी, विद्या आलय, विद्या अर्थी, महा अर्थः, और सा अपि शिक्षा अर्थी, तथा अपि तथापि, लता अत्र लतात्र, पिता अस्ति पितास्ति। विद्या आलय, यहाँ पर दीर्घ आ का दीर्घ आ से मेल हो रहा है। विद्या आलय शिक्षा आलय, महा आनंदः दयानंदः, लता अगच्छत् महाशयः। तो इसका आप अभ्यास कर लेंगे। मैं अभ्यास बहुत सारे ये उदाहरण इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि बहुत बार इन उदाहरणों के अभाव में ही लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, और फिर वो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये अभ्यास अवश्य बहुत सारे कर लीजिएगा, क्योंकि और नए शब्द कहाँ से आएंगे, यहीं से आते हैं। फिर है हरि इच्छा हरि इच्छा, मुनि इच्छा मुनीन्द्र, मुनि इंद्र मुनीन्द्र, रवि इंद्र रवींद्र, अभीष्ट अभीष्ट, वारीव कपींद्र, अतीव मतीव, प्रतीक्षा प्रतीक्षा। आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें। लक्ष्मीन्द्र लक्ष्मीन्द्र, मही महतीक्षा महतीक्षा, देवी इयं देवीयं, नदीव रजनीश देवीश्वरः। फिर इसके बाद है बच्चों अगला अक्षर, अगला जो संधि है, अगले शब्द हैं उ और उ मिलकर के ये समान होने चाहिए। आ और उ मिलेंगे तो कहीं और तरह की संधि होगी, वो गुण संधि होगी, वो हम आगे बताएंगे। अभी यहाँ पर केवल सवर्ण संधि होंगी, सवर्ण अक्षरों में ही संधि यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग। एक तरफ दीर्घ उ है, एक तरफ ह्रस्व उ है, एक तरफ ह्रस्व उ है, दूसरे तरफ यहाँ पर देखेंगे दोनों तरफ ह्रस्व उ है। फिर यहाँ देखेंगे तो एक तरफ ह्रस्व उ है, उसके बाद दीर्घ उ है, लेकिन सबका जो निर्माण हो रहा है वो दीर्घ उ ही हो रहा है, गुरुपदेशः। फिर इसी तरह वधु उपदेश, दीर्घ उ ह्रस्व उ, वधूपदेश, वधु उत्सव वधूत्सव, दीर्घ दीर्घ और ह्रस्व मिलकर दीर्घ, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ दीर्घ दीर्घ, ऐसे बनेगा बच्चों। चमू ऊर्जा दीर्घ दीर्घ है, ये दीर्घ दीर्घ है, ये दोनों दीर्घ बनेंगे, तब भी ये ह्रस्व ह्रस्व है, तब भी ये दीर्घ बनेंगे। पितृऋद्धि, यहाँ पर पितृ में ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है री, लेकिन दोनों मिलकर दीर्घ री बन गया पितृद्धि। मातृ और ऋणम, ये दोनों ही ये ह्रस्व ह्रस्व है, लेकिन ये दीर्घ बन गया, ये ह्रस्व है ये दीर्घ है, और ऋणम में दीर्घ है, और मातृणम ये दीर्घ बनेगा, दोनों मिलाकर के। फिर बच्चों इसके बाद फिर हम चलते हैं अगली संधि पर, जो है गुण संधि। और गुण संधि का नियम क्या है, आद गुण, आद गुण यानी आ के बाद गुण
शब्द गुण अक्षर आ जाएंगे। गुण होता क्या है? अ, ई, अ, ए, ओ, इसको गुण कहते हैं। तीन अक्षर जो हैं इनको अ, ए, अत, एंग, अत कहते हैं अ को, ह्रस्व आ, और ए, ओ, इन तीन अक्षरों को गुण कहते हैं। अब गुण संधि का जो नियम है वो क्या है? आद गुण है, इसका नियम है आद गुण। ये कहता क्या है नियम? जैसे दीर्घ संधि का नियम क्या कहता था? अ, ई, उ, री, ये चार वर्ण जब अपने सवर्ण वर्णों के साथ आएंगे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ वर्ण आ जाएगा, दीर्घ सवर्ण वर्ण आ जाएगा। दया, आनंद, विद्यालय, ऐसे उसके उदाहरण थे। फिर गुण संधि में क्या कहता है? गुण संधि कहता है अ और आ के बाद यदि कोई ई, उ, ए और ओ, सॉरी, ई, उ, आ और री, ये वर्ण अगर आएंगे तो ये दोनों, ये चारों के इनके स्थान पर ए, ओ और अल आ जाएगा। जैसे अ के बाद अब पहले चाहे ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ह्रस्व आ के बाद ई आएगा तो ये ए बनेगा, ह्रस्व आ के बाद उ आएगा तो ये ओ बनेगा, ह्रस्व आ के बाद री आएगा तो ये अर बनेगा, ह्रस्व आ के बाद फिर री आएगा तो ये अल बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको री नहीं होगा, ये होगा थ्री, नहीं होगा, ये होगा री। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। री है, अ और री मिलेगा तो यहाँ पर अल बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। आशा करता हूँ आप समझ गए। इसमें चार वर्ण होंगे, इसमें जो संधि होगी कुल 5 वर्णों के बीच में होगी। एक तरफ ह्रस्व आ या दीर्घ आ रहेगा और दूसरी तरफ ई, उ, री ये रहेंगे। एक बार ये यह भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद यदि कोई ई आ या ई आई, ह्रस्व या दीर्घ ई आई, तो उसके स्थान पर उ, और उसके या उ और उ आए तो संधि पर ई या ई को ए, उ या उ को ओ हो जाएगा, री को अर हो जाएगा और री को टॉ नहीं आएगा, और री को आए तो उसको अल हो जाएगा। यानी ये चार आउटपुट निकलेंगे। इनको मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ रेड से। ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं रेड। ये चार आउटपुट हैं इनके। तो जगह हाइलाइटर, हाँ ठीक है। तो बच्चों इनमें जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। अगर आ के बाद ई आती है तो उसको ए बन जाएगा, और अगर आ के बाद उ या उ आते हैं तो वो ओ बन जाएंगे, और अगर री आता है तो अर बनेगा, और री आता है तो अल बनेगा। ई, उ, री ये बनेंगे क्या? ए, यहाँ पे देखें नरेंद्र में ए है, पुरुषोत्तम में ओ है तो ओ बनेगा, महर्षि में अर है तो अर बनेगा, और मालाल कारा में अल है तो री आने पर अल बनेगा। तो इनका ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इनके उदाहरण देखते हैं। आ और ई मिलकर के ए बनते हैं, कैसे बनते हैं?
तो यहाँ पर देखिए, राज में अ है और इंद्र में ई है, तो दोनों मिलके राजेंद्र बन गया। सुर में ई है, आ है और इंद्र में ई है, तो दोनों मिलके सुरेंद्र। देव इंद्र देवेंद्र, मम इव ममेव, हित इच्छु हितेक्षु, पूर्ण इंदु पूर्णेन्दु, परम इष्टि परमेष्टि, देव इच्छा देवेच्छा। देखिए, इनको आपके बहुत से लोगों के नाम या आपके आस पड़ोस में आपके मित्र आदि होंगे, उनके नाम भी हो सकते हैं इसमें। आप उनको भी संधि करके विच्छेद करके देखिए, इनसे मिलेंगे। जैसे ये हमारे नरेंद्र एक नाम आया, वो हमारे मोदी जी का नाम है, प्रधानमंत्री जी का। फिर अगले के आ और दीर्घ ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, तब भी ए बनेगा। परम ईश्वर परमेश्वर, गण ईश गणेश, राम ईश्वर रमेश रामेश्वर, शुर ईश्वर सुर ईशः सुरेशः। इसी तरह तथा इति तथेति, सखा इति सखेति, लता इव लतेव, रमा इच्छा रमेच्छा, रमा इति रमेति, ये बनेगा। फिर बच्चों इसके बाद दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलेगा, तब भी ये ए का ही निर्माण होगा। रमा ईशः रमेशः, लता ईशः लतेश लतेशः, महा ईशः महेशः। फिर बच्चों इसके बाद आ और उ जब बनेगा, आ से जब उ या दीर्घ उ मिलेंगे तो यहाँ पर दोनों के स्थान पर ओ आएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे, एक तरफ ह्रस्व आ है या दीर्घ आ है, यहाँ पर देखेंगे दीर्घ आ है, उसके साथ उ मिल रहा है, तो ये ओ बने। यहाँ पर देखेंगे दीर्घ आ के साथ दीर्घ उ मिला और दोनों मिल करके ओ बने हैं। तो इसी तरह नर उत्तम नरोत्तम, पुरुष उत्तम पुरुषोत्तम, सूर्य उदय सूर्योदय, चंद्र उदय चंद्रोदय, ठीक है, हित उपदेश हितोपदेश, पर उपकार परोपकार, भाग्य उदय भाग्योदय, सूर्य सूर्योज सूर्योर्जा, जल ऊढ़ा जलोढ़ा, यथाउचितम यथोचितम। आप इनको उदाहरणों को एक बार जरूर ध्यान दीजिए और इनको ध्यान पूर्वक दोहराइए, समय देते हुए जल्दबाजी ना करें। एक बार पढ़ें आप अच्छे से, आपको ध्यान रहे वो ज्यादा सही है। फिर अगला है अर। री अगर मिलेगा तो अर बनेगा। जैसे दीर्घ ह्रस्व आ या दीर्घ आ से री मिला, तो री भी ह्रस्व मिले या दीर्घ मिले, दोनों मिलकर अर ही बनेगा। सप्तऋषि सप्तर्षि, देवर्षि देवर्षि, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि, राजा ऋषि राजर्षि, महर्षि महर्षि, वर्षा ऋतु वर्ष ऋतु, ममलकार ममलकार। और इस तरह अ या आ के बाद अगर री आता है तो वो अल बन जाएगा। ममलकार ममलकार, और राधालकार राधालकार। बच्चों अगर आपने वर्णमाला में री वो नहीं पढ़ा है तो आपको लग रहा होगा री ये क्या है, ये स्वर है या क्या है। तो ध्यान रखेंगे, री स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। री वैदिक भाषा में इसका बहुत प्रयोग होता था, लौकिक संस्कृत में भी प्रयोग हुआ है, अन्य भाषाओं में ऐसा स्वर नहीं हुए, लेकिन संस्कृत में री एक स्वर है और वर्णमाला के साथ इसको पढ़ा भी जाता है। ये ह्रस्व होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है, ये ह्रस्व में ही रहता है री। फिर बच्चों मीनाक्षी का कहना है एक बार ब्रेक लिया जाए। बच्चों हो गई है क्लास थोड़ी देर, हम 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं। आप लोग भी लीव ना करें, 4 लोग हैं, आपका स्वागत है। 2-3 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर शुरू करते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। आप इन संधियों को जरूर एक बार दोहरा लें। मैं ये लगा रहा हूं, ये इसको एक बार जरूर दोहरा लें और कुछ स्वयं से करके देखें। अगर इसमें कुछ आपको खुद से कौन सा नहीं बना तो आप बताइएगा।
तो दोस्तों स्वागत है। और अब हम फिर से शुरू करते हैं। तो ये हमारी गुण संधि पूरी हुई। इनका आप अभ्यास करिएगा। मैं आपको इसके लिए कुछ टेस्ट के लिए एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसे अवश्य हल करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपने संधि में कितना सीखा। फिर है वृद्धि संधि। इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। अर्थात वृद्धि किसे कहते हैं? ऐ और औ, ये दो स्वरों को वृद्धि कहते हैं। ऐ और औ को कहते हैं। जैसे एकैकसा में ऐ है, जलौघ में है, तो इसी तरह औ और ऐ को वृद्धि कहते हैं। ये होता क्या है इसमें? इसका नियम है, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ, अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आएगा तो इन दोनों ए या ऐ अथवा ओ या औ आए, ठीक है, ये चार अगर आते हैं, ए ऐ या ओ औ आएगा, तो ए ऐ के स्थान पर ऐ हो जाएगा, ओ औ के स्थान पर औ हो जाएगा। औ आएगा तो भी ओ हो जाएगा, ओ आएगा तो भी औ हो जाएगा, यानी उसका दीर्घ हो जाएगा। ए ऐ ए को ऐ हो जाएगा, ओ को औ हो जाएगा। और अगर औ आएगा तो औ ही रहेगा, और ऐ आएगा तो भी ऐ ही रहेगा। जैसे मतैक्यम में ऐ है, ऐ ही रहेगा यहाँ पर। ओ में यहाँ ओ है तो इधर औ हो गया, और यहाँ पर ए है तो ये ऐ हो गया। देखेंगे यहाँ पर ये ऐ है और ये ए है, ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों जब वृद्धि होगी इनकी तो ऐ हो जाएंगे। तो आशा करता हूं ये वृद्धि संधि समझ गए। इसका और उदाहरण देख लेते हैं। अ के साथ ए मिला, ऐ बन गया। तव एव तवैव, मम एव ममैव, चा एव चैव, अद्य एव अद्यैव। बहुत महत्वपूर्ण है ये। आप जब भी कोई किताब, कुछ भी, कोई भी पाठ पढ़ते हैं, संस्कृत के कुछ भी शब्द उठाएंगे तो कुछ शब्दों में भी आपको ये बहुतायत में ये संधि मिलती है, और इसमें बहुत बार कंफ्यूजन रहती है। तो कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखें। जहां पर भी ऐ आएगा, ऐ या औ आया, वहां पर वृद्धि संधि है। जहां पर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री आया, वहां पर दीर्घ संधि है। जहां पर ए ओ अर अल, ये चार चीजें आई, वहां पर गुण संधि है। तो ये देखिए, ये भी वृद्धि संधि है। तव औषधि, तव औषधि, तव औष्ठा, तव औष्ठ, महाऔषधि, महौषधि, और महा औषधि, महौषधि, परम औषधम, परम औषधम। फिर दोस्तों इस संधि के बाद फिर हम अगली संधि पर आते हैं, और वो है यण संधि। यण संधि ये भी बहुत महत्वपूर्ण संधि है। और उन बाकी जो हमने पहले अभी तीन संधियां पढ़ी, उनसे थोड़ा सा इसका स्वरूप अलग है, थोड़ा सा उससे अलग है। इसमें क्या है? ई, ई उ ऊ री के बाद, इतने स्वरों के बाद ई उ री और री, इनके ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, तो इनके बाद ई उ री के बाद यदि कोई असमान यानी इनसे अलग भिन्न स्वर आएगा, तो उन दोनों के स्थान पर जो संधि होगी, तो ई के बाद ई के स्थान पर, ई के बाद अगर कोई भी संधि आएगी तो ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो जाएगा। उ या इसके ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उ या उ के स्थान पर, इसको मैं स्लैश कर दूं, ई या ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, और री के स्थान पर रा, और री के स्थान पर ला हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। तो यण संधि में क्या होता है बच्चों? यण संधि में या, वा, रा, ला, इन चार तरह के आउटपुट निकलते हैं। ये चार वर्णों का, चार अक्षरों का आदेश होता है। कहां पर, किसके स्थान पर? ई उ री, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, छोटा हो या बड़ा हो, इन चार के स्थान पर ये चार या, वा, रा, ला, इन चार का आदेश होता है। इसको यण संधि कहते हैं, और इसका सूत्र है इको यणचि।
इसका उदाहरण यहां से देख ली। ह्रस्व ई में यदि भिन्न ह्रस्व ई के बाद यदि भिन्न स्वर आया, अगर समान स्वर आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। भिन्न स्वर आएगा तभी वहां पर यण संधि लगेगी। तो अगर भिन्न स्वर ई के बाद आए तो या बन गया। यदि अप यद्यपि, यदि एव यद्यैव, विद्या वाला दिया है बच्चों, ये दा और या मिलकर विद्या वाला बन जाता है। प्रति एकम, प्रत्येकम, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं त्यो प्रत्येकम और का पूरा है प्रत्येकम प्रत्येकम इत्यादि इत्यादि अति आचारः अत्याचारः। तो नदी आकृति नद्याकृति, नारी अस्तु नार्यस्तु, देवी आगता देव्यागता, नदी अत्र नद्यत्र। बच्चों ध्यान से इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है उ के बाद यदि भिन्न स्वर आएगा तो वहां पर वा बनेगा, वा आउटपुट निकलेगा। केवल पहले वाले वर्ण जो हैं उन्हीं में ही अंतर आएगा, उन्हीं में ही परिवर्तन आएगा। गुरु आदेश गुरु आदेश, गुरु आदि गुरु आदि, अनुयः अन्वयः, सुरु अल्पः सु अल्पः स्वल्पः, खलु इदम खल्विदम, पित्राज्ञा पित्राज्ञा। यहाँ पर अर हो गया, देखिए रा हो गया, देखिए री का रा हो गया, ये पितृ का पित्र हो गया। पित्राज्ञा, पित्र्यादेश पित्रादेश, मातृ अंशः मात्रांशः, मातृच्छा मातृच्छा हो गया, ये री का रा बन गया। और मातृ आनंद मात्रानंद। तो इसके बाद फिर है बच्चों, यदि ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, तब भी वाह ही बनेगा, क्योंकि दीर्घ या ह्रस्व किसी के बाद ही है। वधु आदेश वध्वादेश, चमु आगमनम चमु आगमनम, रियाकृति लाकृति, रि आकारः लकारः। फिर बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है अयादि संधि। इन संधियों में एक और संधि जो काफी कंफ्यूजिंग होती है, कई बार बच्चे बहुत बार इसमें गड़बड़ी करते हैं, वो है अयादि संधि में। इसका सूत्र है एचो अयवा अयवा यावह, एचो अयवा यावह, यह इसका सूत्र है। और इसमें होता क्या है, इसमें ए या ए या ओ औ से परे यदि कोई स्वर आए तो ए को अय को आय, ओ को औ और औ को ओ को अव और अव को आव हो जाता है। यानी जो वृद्धि दीर्घ आएंगे तो उनको ध्यान रखेंगे। इसमें क्या क्या होता है, मैं एक बार जरा इसको हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन से। अय को ये बन जाएगा अय, और आय, और औ और आओ, ये चार आउटपुट निकलेंगे। ए जब आएगा, ए या अय आएगा, ए आएगा तो आय ह्रस्व आएगा, अगर ह्रस्व तो नहीं है ये, अगर ए आएगा तो अय बनेगा, छोटा ए आएगा तो अय बनेगा, वृद्धि वाला आएगा अय आएगा, दो मात्रा वाला तो आय बनेगा। इसी तरह ये भी एक मात्रा वाला ओ आएगा तो बनेगा औ, और दीर्घ आएगा तो आओ बनेगा, ये भी दीर्घ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। और बच्चों इस संधि का जो नाम है, देखिए यहाँ जो सूत्र है, अय आव अय अव आव आय आवह, ऐसा करके ये सूत्र है। सूत्र में भी ये चारों ही अय आय अव आव ये चारों जुड़े हुए हैं। और अयादि संधि जो इसका नाम हिंदी में रखा गया है, वो उसमें भी देखिए अय आदि संधियां, तो जिसमें अय आदि का निर्माण होता है, अय आय अव आव इनका निर्माण होता है, इसीलिए इनका नाम अयादि संधि पड़ा हुआ है। तो आशा करता हूं आप अयादि संधि को समझ चुके हैं। क्या होता है इसमें, ए अय को ए अय ओ औ से परे यदि कोई अन्य स्वर आ जाता है, यदि इनके बाद
ए आई ओ औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आएगा तो ए को अय, ओ को औ, और आई को आय, औ को आओ, ये वहां पर बन जाएंगे। फिर हम अगले में चलते हैं, तो इनका एक बार उदाहरण देख लें। इनका बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण यहाँ दे रखे हैं। ए के बाद कोई अन्य स्वर आया तो क्या बन गया, ए को अय बन गया। तो जैसे से अनम शयनम, ने अनम नयनम, ने अति नयति, जे अति जयति, रामई अन रामायण। देखेंगे रामई अन, ये दो इनमें या कहां से आया, तो या ऐसे आया है, ठीक है। रामायण, गई अकह गायकः, नई अकह नायकः, भो अनह भवनः, पो अनह पवनः। अब देखिए पवन जो शब्द बनता है वो पो और अन से बनता है, भवन जो बनता है भो अन से बनता है। इसी तरह अग्नि का एक होता है पावक, तो वो भी पो अक से बनता है, पावक, पो अक से बनता है पावक। नौ अक से नाविक, और रव अन से रावण, अति और जे अति से जयति। तो ये यहाँ पर स्वर संधि हमारी होती है पूरी। एक बार मैं चाहता हूँ एक बार रिपीट कर देते हैं फास्ट फॉरवर्ड में, ताकि संधि होती क्या है। संधि परः सन्निकर्षः संहिता, दो वर्णों के अत्यंत समीपता को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन विसर्ग यानी अच हल और विसर्ग संधि होती है। यहाँ पर संधि किन दो वर्णों के बीच में होती है, तो जिनकी संहिता संज्ञा होती है, अर्थात आपस में मेल होने लायक होते हैं, दो अत्यंत निकटवर्ती वर्ण होते हैं, उनमें संधि होती है। पूर्व पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद का पूर्व अक्षर यानी प्रथम अक्षर, इनके बीच में संधि होती है। फिर स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। बच्चों 5 मुख्य है, इसके मुख्य रूप से मुख्य 5 है, लेकिन कुल मिलाकर 8 प्रकार की और होती हैं। पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, ये 3 तरह की संधियां इसमें और भी जुड़ी होती हैं जो स्वर संधि कही जाती हैं। उसको हम फिर कभी या दूसरे वीडियो में देखेंगे, वो आसान है और छोटे छोटे और आते भी कम हैं। तो दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि, ये पांच स्वर संधियां होती हैं। व्यंजन संधियां, जहां पर दोनों व्यंजनों का मेल होता है व्यंजन संधि कहते हैं। जहां पर पूर्व पद में अंतिम अक्षर में विसर्ग लगा होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम स्वर संधि पर आते हैं। स्वर संधि में दीर्घ संधि क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घा, अ ई उ री, ये 4 वर्ण होते हैं। अ ई उ री, ये 4 वर्ण जब अपने सवर्ण वर्णों से मिलेंगे, अपने समान वर्णों से मिलेंगे, तो दीर्घ स्वरों का निर्माण करेंगे और इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। इसके ये उदाहरण हैं। फिर इसके बाद हम गुण संधि की बात करते हैं। तो गुण संधि क्या होता है, अ या आ के बाद यदि कोई ई या ई आएगा, अ के बाद ई ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ के बाद आए, अथवा उ या उ आए, या फिर उ आ जाए, ठीक है, ह्रस्व आ या ह्रस्व ई के, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद उ या दीर्घ उ आ जाए, तो दोनों के स्थान पर ई ई यहाँ आएगा, वहां तो ए हो जाएगा, जहां पर उ आएगा वहां पर ओ हो जाएगा, और जहां पर री आएगा वहां पर अर हो जाएगा, और जहां पर री आएगा वहां पर अल हो जाएगा। ई उ री री, ये 4 इसके मुख्य जो मुख्य वर्ण हैं, जिनकी वजह से इनमें गुण संधि होती है। तो यहाँ पर गुण संधि होगी और वो क्या बनेगा, ए ओ अर अल, ये 4 वर्णों का निर्माण करेंगे। ये इसका उदाहरण है, इसके उदाहरणों को अवश्य देखिएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि ऐ औ, इसको वृद्धि संधि कहते हैं। यहाँ पर अ आ के बाद यदि ए या ऐ आएगा तो ए आएगा, यदि ए ऐ आएगा तो ऐ उसका बनेगा उसके स्थान पर, और यदि ओ या औ आएगा तो दोनों के स्थान पर औ का आदेश होगा, दोनों के स्थान पर औ शब्द आएगा, औ अक्षर आएगा। इस तरह से यह वृद्धि संधि होती है। इसका ये उदाहरण है, इसके अभ्यास अवश्य करिएगा। फिर
वृद्धि संधि के बाद यण संधि की बारी आती है। यण संधि में या, वा, रा, ला इन चार वर्णों का निर्माण करना होता है मुख्य रूप से। तो इसके लिए क्या है, ई, उ, रील, री, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इनके बाद ई, उ, रील, री, इनके बाद यदि कोई असमान वर्ण आएगा तो वहां पर ई को या, उ को वा, री को रा और री को ला हो जाएगा। इस तरह से चार तरह के परिवर्तन आ सकते हैं इसमें, इसको यण संधि कहते हैं। फिर इसके बाद इसके ये आदेश हैं, इनको, इनके उदाहरण हैं, इनको अवश्य देखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर है अयादि संधि आती है, पांचवी संधि, और सबसे महत्वपूर्ण संधि है। ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर, ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव, ये चार तरह के आदेश होते हैं और इसलिए इसको अयादि संधि कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐ, औ, आय, आव इनका आदेश किया जाता है। फिर इसके ये उदाहरण हैं, शयनम, नयनम, नयति, जयति, रामायण, गायक, नायक, पावक, नाविक, भावुक, रावण, विष्णवे, भवति, पवनः, भवनः, ये इसका उदाहरण है। इनके उदाहरणों पर भी अवश्य ध्यान दीजिए। धन्यवाद बच्चों। अब मैं आपके क्वेश्चंस देख लेता हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन है तो उनको करता हूँ और स्ट्रीम अभी मैं एंड करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो नमस्कार, धन्यवाद। आप इसको देखिएगा और कोई आप कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में अवश्य डालिएगा, हम उसको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।